मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। पीएच स्केल को मैंने आपको डिफाइन भी किया था, उसकी परिभाषा भी दिखाई थी। लास्ट में हमने पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोगों को हम कर रहे थे। पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, पीएच के स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहला उपयोग हमने किया था उदर में अम्लता, उदर में अम्लता, उदर में अम्लता या फिर एसिडिटी, इसको मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट उपयोग हमने किया था दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। दांतों की जो परत है एनेमल अधिक अम्लीय प्रकृति हो जाती है। मुंह की जब प्रकृति अधिक अम्लीय हो जाती है तो एनेमल जो दांतों की सफेद परत होती है एनेमल वो क्षय होने लगती है, जिसको अपन दंत क्षय कहते हैं। नेक्स्ट उपयोग करते हैं पीएच स्केल का अगला उपयोग है ऐसे जो कीट होते हैं, कीट कहते हैं कीड़े मकोड़ों, कीड़े मकोड़े को अपन क्या कहते हैं कीट कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गई। कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, चींटी, इनका जो डंक होता है, इनका जो डंक होता है, इनके डंक में अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यदि चींटी या मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काट ले तो फार्मिक अम्ल उस व्यक्ति की त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस फार्मिक अम्ल के कारण उस स्थान पर जलन होने लगती है। इस फार्मिक अम्ल के कारण उस स्थान पर जलन होने लगती है। ठीक है गाइस, अब इस जलन को दूर करने के लिए क्या करें? हमको मालूम है फार्मिक अम्ल है, अम्ल के कारण जलन हो रही है। अगर जलन हो रही है तो अपन क्या करें? इस स्थान पर, जिस स्थान पर मधुमक्खी या फिर चींटी ने काटा है उस स्थान पर क्षार का उपयोग करने। किसका उपयोग कर लें? क्षार का उपयोग कर लें। तो क्षार क्या करेगा? अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। जो फार्मिक अम्ल है इसके प्रभाव को क्षार नष्ट कर देगा और जलन बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी क्षार का उपयोग करते हैं? नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इसमें किया जाता है। या फिर जो कॉइन होता है, कॉइन सिक्का होता है, कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, लोहा सिक्का कह सकते हैं अपन, रुपया 1 रुपये का नोट या 5 रुपये का नोट जो होता है लोहा, उसको यहाँ पे अपन हल्का सा रगड़ सकते हैं, हल्का सा रगड़ सकते हैं, जलन भी दूर हो जाती है। क्यों? मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। क्योंकि जो सिक्का होता है, सिक्का क्या है? धातु है। सिक्का क्या है यहाँ पे? धातु। धातु को अपन रगड़ेंगे तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे? धातु ऑक्साइड बनेंगे। धातु को जब अपन हाथ में रगड़ेंगे तो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सीजन है ना वायुमंडल में, कुछ धातु छूटेगी और कुछ ऑक्सीजन आएगी तो धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। तो यहाँ पे एक तरह से क्षार बनेगा। धातु ऑक्साइड क्या है? क्षार। क्षार क्या है? अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक है ना? तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? आप लोग नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी समस्या को समझ सकूं क्या आपके समझ में नहीं आ रहा। नोट करें, कीटों के डंक में, कीटों के डंक में जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी या चींटी, कीटों के डंक में फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है, फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है, फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है जो त्वचा के संपर्क में आने पर, जो त्वचा के संपर्क में आने पर
जलन उत्पन्न करता है, जो त्वचा के संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न करता है। यदि जलन या दर्द वाले स्थान पर यदि जलन या दर्द वाले स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक प्रकार का क्षार है, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप कर दें तो यदि जलन या दर्द वाले स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप कर दें तो जलन दूर हो जाती है, जलन दूर हो जाती है, जलन दूर हो जाती है, क्योंकि NaHCO3 क्षार है, यह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, यह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। नोट कीजिए बच्चों, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग करते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। किसके रूप में? अम्लीय वर्षा के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग निकालेंगे आप लोग, अम्लीय वर्षा, इंग्लिश में कहते हैं इसको एसिड रेन, एसिड रेन कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझें पहले। जो बरसात का जल होता है, बरसात का जो जल होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। बरसात का जल जो होता है वो उदासीन माना जाता है, अर्थात इसकी पीएच लगभग 7 होती है। बरसात जल की पीएच क्या होती है? 7 होती है। लेकिन वायुमंडल में उपस्थित यहाँ से बरसात आती है, बरसात की बूंदें यहाँ से आती है, बरसात का पानी यहाँ से आता है, और यहाँ पे क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रदूषक पाए जाते हैं। जैसे ही बरसात का पानी वायुमंडल में आता है तो प्रदूषकों के द्वारा ये पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है। ये पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इस पानी की पीएच यदि 5.6 के करीब हो जाती है, यदि इस पानी की पीएच 5.6 के करीब हो जाती है तो इस बरसात को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस बरसात को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में आए? आगे देखते हैं। बस अम्लीय वर्षा के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव, बरसात का पानी है जल में जाएगा, तालाब में जाएगा, तालाब में रहने वाले जो जलीय जीव है उनको हानि पहुंचेगी, क्योंकि तालाब का पानी भी अम्लीय होता है। ठीक है। पेड़ पौधों को नुकसान होता है, कुछ पौधे जो होते हैं निश्चित पीएच वाली मिट्टी में ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन बरसात का जल अम्लीय हो गया, ये बरसात का जल पेड़ों की जड़ों में पहुंच गया तो वहाँ की पीएच चेंज हो गई, तो पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। आगे ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल हो गया। ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। जैसे ही एसिड रेन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्षय हो जाता है बरसात में, अम्लीय वर्षा जल के द्वारा। तो ऐतिहासिक इमारत जो ताजमहल है उसको भी अम्लीय वर्षा से आई है। ठीक है बच्चों, तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। जो बरसात का पानी होता है वो उदासीन माना जाता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषण पाए जाते हैं, ये बरसात के पानी को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है। और यदि इस बरसात के पानी की
पीएच 5.6 हो गई, तो इस वर्षा को अपन अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग कीजिए, हेडिंग डालिए अम्लीय वर्षा, हेडिंग डालें आप लोग अम्लीय वर्षा। नोट करें, वर्षा का जल, वर्षा का जल शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। परंतु वायुमंडल में उपस्थित, परंतु वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के द्वारा या कर सकते हैं कारण, प्रदूषकों के कारण इसका पीएच मान कम हो जाता है। इसका पीएच मान, किसका पीएच मान? वर्षा के जल का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब इसका पीएच मान 5.6 या इससे कम होता है, जब बरसात के जल का मान 5.6 या इससे कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगली लाइन से डैश लगा के आप लोग नोट कीजिए। अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों कौमा मृदा, पेड़ पौधों कौमा मृदा कौमा जलीय जीव, कौमा जलीय जीव तथा ऐतिहासिक इमारतों, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम ताजमहल, ताजमहल को क्षति पहुंचती है, को क्षति पहुंचती है। नोट कीजिए बच्चों। आगे अगला उपयोग पढ़ते हैं। अगला उपयोग लिखें आप लोग, पहले समझें अगले उपयोग। अगला दैनिक जीवन में पीएच स्केल का अगला उपयोग क्या है? पीएच स्केल से मिट्टी की पीएच ज्ञात की जा सकती है। पीएच स्केल से मिट्टी की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अगर मिट्टी की पीएच का हमको पता चल गया तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस मिट्टी में कैसे बीजों को बोया जा सकता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कम अम्लीय मृदा में वृद्धि करते हैं, कुछ बीज या पादप जो ऐसे होते हैं वो अधिक अम्लीय मृदा में वृद्धि करते हैं। अगर इस मिट्टी की पीएच का पता चल गया तो इस मिट्टी की अम्लीयता का भी हमको पता चल जाएगा। अम्लीयता का पता चल जाएगा तो इस मिट्टी में कौन से बीज अच्छे होंगे उनका चयन कर सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं, बीजों का चयन कर सकते हैं। जिस मिट्टी के हिसाब से बीजों का चयन कर सकते हैं। यदि बीजों का अच्छा चयन होगा तो फसल में भी वृद्धि होगी, फसल में भी वृद्धि होगी। ठीक है ना बच्चों, डैश लगा के लिखें। मिट्टी की पीएच ज्ञात करके, मिट्टी की पीएच ज्ञात करके
मिट्टी में बोई जाने वाली, मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक, उर्वरक कहते हैं खाद वगैरह, तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है, तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है। तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है जिससे 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 फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ओके गाइस, हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल के हमने दैनिक जीवन में उपयोग पढ़े। उधर में हमने था इम्पोर्टेंट, गलत है बी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कीटों में काटने पर जलन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। अम्लीय वर्षा से क्यों हानि होती है, कैसे हानि होती है, क्या क्या हानि होती है, ठीक है ना। अम्लीय बरसात का पानी अम्लीय क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उपस्थित होते हैं। जैसे उसको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा को आप एक बार पुनः समझें। ये वर्षा का जल है H2, ये वर्षा का जल है H2, ये वाले बादल हैं, ठीक है, ये बरसात का जल है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? वायुमंडल है। यहाँ पे क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक उपस्थित होते हैं। SO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है वायुमंडल में, ठीक है ना। O2 गैस होती है वायुमंडल में। ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं। NO2 N2 गैस होती है वायुमंडल में। जैसे ही बरसात का जल जो होता है वायुमंडल में उपस्थित इन प्रदूषकों के संपर्क में आता है तो SO2 जल जो है H2O से क्रिया करके SO2 से क्रिया करके H2SO4 में बदल जाता है, ठीक है, अम्ल हो गया। H2O जो है NO2 से क्रिया करके HNO3 में बदल जाता है, ये वाला भी अम्ल हो गया। इस तरह बारिश का पानी जो होता है अम्ल हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? आगे पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ रसायन। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालें दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे रसायन हैं जिनका उपयोग अपन डेली करते हैं। आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट रसायन दिए जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है NaCl। NaCl जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। आप लोग समझें, बस इधर देखें, आप लोग समझें। NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको साधारण भाषा में नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं। इसका एक और नाम है टेबल लवण। इसका एक और क्या नाम है? इसको टेबल लवण भी कहते हैं। सबसे पहली बात, NaCl सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, पेपर में पूछा जाता है। NaCl का रासायनिक नाम लिखिए और साधारण नाम लिखिए। NaCl का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड और साधारण नाम क्या है इसका? नमक या फिर टेबल लवण। दूसरी बात, इसके निर्माण की बात करते हैं, निर्माण की विधि की बात करते हैं। इस नमक का निर्माण कैसे किया जाता है? समुद्र का पानी बच्चों खारा होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसमें नमक भरा हुआ है। समुद्री जल को क्यारियों में सुखाया जाता है। समुद्री जल को क्यारियों में सिखाया जाता है। छोटी छोटी ये क्यारी होती है, इनमें समुद्री जल को भर दिया जाता है। 1-2 दिन के पश्चात समुद्री जल क्या है?
सूख जाता है। H2O सूख के वाष्प बन के हो जाता है, जो जल है वाष्प बन के हो जाता है। लेकिन जो जल में नमक घुला हुआ था वो इन क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है, जिनको अपन प्राप्त कर लेते हैं, जिसको अपन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब जो क्यारियों से नमक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इसमें कुछ अशुद्धियां होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है, कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। जो नमक जो होता है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नमक के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोवाइड की जाती है। नमक है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, उसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाली अशुद्धि क्या है, दूर हो जाएगी और शुद्ध नमक हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। क्या किया, बरसात का जल था, इसको क्यारियों में सुखा दिया, ठीक है ना। बाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पानी है वो तो उड़ गया, बाष्पीकरण हो गया, लेकिन जो नमक बचा हुआ था, ठीक है, वो इन क्यारियों में इकट्ठा हो गया, या इन क्यारियों से इसको अपन पृथक कर लेंगे। इस नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना। इस नमक में थोड़ा सा जल मिलाकर HCl गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये वाली अशुद्धियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी, अपने आप ही ये वाली अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और हमको शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। कैसा नमक प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। तो नमक को बनाने की हमने विधि कर दी। अब पढ़ते हैं नमक के गुणधर्म क्या है। गुणधर्म को बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी सी जगह नहीं है, आप लोग हेडिंग डाल लें NaCl, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिखना है सोडियम क्लोराइड। NaCl हेडिंग डाल लें, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसमें लिखेंगे आप इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम नमक या टेबल लवण होता है, या टेबल लवण होता है। आगे 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 डालेंगे निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। आप लोग हेडिंग डालें निर्माण की विधि। अब इसका निर्माण कैसे कर, समुद्री जल या खारे जल से इसका निर्माण किया जाए। वो लिखेंगे आप समुद्री जल या खारे पानी, या खारे पानी को सुखाकर, ऐसे लिखते हैं, को क्यारियों में, क्यारियां होती हैं, को क्यारियों में सुखाकर इसे बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है। समुद्री जल या खारे पानी को क्यारियों में सुखाकर इसे बनाया जाता है। आगे देखें, इस प्रकार प्राप्त नमक में MgCl2, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, की अशुद्धियां होती हैं, की अशुद्धियां होती हैं। की अशुद्धियां होती हैं, आगे लिखेंगे, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए HCl गैस प्रोवाइड की जाती है, HCl गैस प्रोवाइड की जाती है और शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके गुणधर्म की बात करें
अब जो नमक होता है इसके गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालें नमक के गुणधर्म, सॉरी NaCl के गुणधर्म या सोडियम क्लोराइड के गुणधर्म। हेडिंग डालते हैं खाली आप लोगों को, तो हेडिंग डालनी है गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या है? सबसे पहला गुणधर्म आप जानते हो, ये क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल होता है और श्वेत होता है। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या है? क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो क्या हो गई, नमक जो होता है क्रिस्टलीय होता है, ठोस होता है, श्वेत होता है, ठीक है। दूसरी बात, पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अर्थात ये कह सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। आगे बात करते हैं इसके गलनांक की बात करते हैं। इसका गलनांक जो होता है, आप लोग समझे खाली, इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन होता है। 1081 केल्विन होता है, मतलब नमक को 1081 केल्विन तापमान पर गलित। ये नमक दे रखा है इसमें, इस नमक को अपन क्या करेंगे 1081 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदलेगा। अभी तो ये ठोस अवस्था में, ठीक है। अगर इसको 1081 केल्विन तापमान गर्म कर दिया तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। 1081 केल्विन तापमान भौगोलिक तापमान होता है, ठीक है। अगला गुणधर्म क्या है इसका? अगला इसका गुणधर्म है ये जल में विलय होता है। जल में कैसा होता है? विलय होता है। जल में इसको घोलेंगे तुरंत ये आयनित हो जाएगा, ठीक है। जल में कैसा होता है? विलय, अत्यधिक विलय होता है, बहुत अधिक विलय होता है, डालते ही घुल जाता है। अगली क्या बात करेंगे? जल में इसको मिलाने पर, जल में मिलाने पर ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। समझो इस बात को समझो। जल है यहाँ पर, मैंने NaCl को जल में मिला दिया। जैसे NaCl जल में मिल गया तो ये आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, Na+ के रूप में टूट जाएगा, Cl- के रूप में टूट जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जल में मिलाने पर ये आयनित होकर सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन देता है, ठीक है। आयनों में विभक्त हो जाता है, इनको कहते हैं आयन। ये धनायन हो गया, ऋणायन हो गया। नमक को जल में मिलाने पर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए नमक के जलीय विलयन का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? वैद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। वैद्युत अपघट्य का मतलब है जो सेल होते हैं, कार की बैटरियाँ वगैरह होती हैं, उनमें थोड़ी बहुत मात्रा में वैद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि नमक क्या होता है, जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। अगर मान के चलो इस वाले जल में हमने नमक नहीं डाला, ये शुद्ध जल है, बिल्कुल कैसा जल है? शुद्ध जल। शुद्ध जल कहते हैं अशुद्ध जल को। किसको कहते हैं? अशुद्ध जल को शुद्ध जल कहते हैं। और इस अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर मैंने यहाँ पे करंट के तार डाल दिए तो और मैंने इस जल में अपना हाथ डाल दिया तो झटका नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये अशुद्ध जल है। बिल्कुल अशुद्ध जल जो होता है विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे NaCl डाल दिया तो सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बन गए। अब आयनों के कारण इस अशुद्ध जल में, अब ये अशुद्ध जल नहीं रहा, अब ये अशुद्ध जल हो गया और इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाएगी आयनों के कारण। किसके कारण? आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाले इसके गुणधर्म होते हैं। आप लोग लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट गुणधर्म लिखें आप लोग। यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। अगला पॉइंट लेते हैं, इसका गलनांक
इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसका पीएच मान 7 होता है। अतः इसकी प्रकृति जो होती है उदासीन होती है। देख सकते हैं यहाँ पे, अतः इसकी प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन होती है। अतः इसकी प्रकृति उदासीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जल में अत्यधिक विलेय है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। विलेय का मतलब होता है घुलना, जल में घुल जाता है, अत्यधिक विलेय है। अगली बात नोट करें आप लोग, यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। आयनित होने का मतलब है टूटना। ठीक है, टूट जाता है, आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। बस इतना ही पढ़ लो। गुणधर्म इसके हो गए। अब पढ़ेंगे इसके उपयोग के बारे में। नमक का उपयोग आप लोगों को मालूम है, नमक के क्या क्या उपयोग है। सबसे पहली बात तो भोजन का टेस्ट बनाने में नमक का उपयोग अपन करते हैं। उपयोग की बात करें, सबसे पहला उपयोग हो गया भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है। नमक के द्वारा भोजन स्वादिष्ट बनता है। दूसरी बात क्या है, नमक भोजन की सुरक्षा भी करता है। भोजन को सुरक्षित रखने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित रखने में। नमक जब भोजन में हो तो कीटाणु जल्दी अटैक नहीं करते। अगर कीटाणु अटैक भी कर जाते हैं तो वो मर जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कैसे मरते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही आपको काफी है कि नमक का उपयोग सुरक्षा करने में भी किया जाता है। चूंकि हमको मालूम है नमक जलीय विलयन में आयनित होता है, इसलिए इसका उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। वो गुणधर्म थे, ये क्या उपयोग है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आगे साबुन बनाते समय, साबुन बनाने की प्रक्रिया इस पार्ट में पढ़ेंगे लास्ट में। साबुन बनाने की प्रक्रिया में नमक का उपयोग होता है। ठीक है, साबुन के निक्षेपण में नमक का उपयोग होता है। साबुन के निक्षेपण में करते हैं। कैसे, साबुन हमने बना लिया, साबुन तो हमने बना लिया, उस साबुन में मिक्सचर है, साबुन का मिक्सचर बनता है। अब उस साबुन के मिक्सचर में बहुत सारे पदार्थ हैं, साबुन भी है उसमें और अन्य पदार्थ भी हैं जो साबुन के लिए क्या है, साबुन से संबंधित नहीं है। अब उस मिक्सचर में से साबुन को कैसे निकालें, उसमें नमक मिला देते हैं, साबुन अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, तो साबुन के निक्षेपण में भी नमक का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं हिमीकरण मिश्रण बनाने में साबुन का उपयोग किया जाता है। अब हिमीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, जमाने में। जैसे पानी है, पानी को कैसे जमाया जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाते हैं। बर्फ, कुल्फी वाली बर्फ खाई आपने, कुल्फी वाली बर्फ में क्या होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स को खोल के यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, जिसकी जो जमता है, जिसकी बर्फ बनती है, उसको डिब्बियों में भर देते हैं। ये डिब्बियों में भर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं मोटे मोटे। इन बर्फ के टुकड़ों से क्या होता है, जो इन डिब्बियों में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है आइसक्रीम वाला, वो ठंडा होता है। ठीक है, बर्फ के टुकड़ों से ये सॉल्यूशन खाली ठंडा होगा जो डिब्बियों में भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अपन नमक मिला दें, क्या मिलाते हैं, नमक मिला दें। नमक बर्फ के साथ मिलकर एक गैस बनाती है, जिससे जो ये डिब्बियों में सॉल्यूशन भरा हुआ है वो जम जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने नमक का प्रयोग नहीं किया तो कुल्फी क्या जमेगी, उसकी बर्फ नहीं बनेगी। ठीक है, ठंडा तो हो जाएगा लेकिन उसकी बर्फ नहीं जमेगी। तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में मतलब जमाने वाला मिश्रण बनाने में, ठीक है,
द्रव को जमाने वाला मिश्रण या अम्लीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग किया जाता है। अगली बात, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, NaOH आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये इसके उपयोग। तो आप लोग एक एक करके इसके उपयोग कीजिए। देखें, डाल के देखें, भोजन देखें, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, देखें डाल के देखें, भोजन देखें, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात आप लोग लिखें, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थ मतलब भोज्य खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों का करना, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में, परिरक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग क्या है इसका? हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखें उपयोग, NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसके बारे में आगे बात करेंगे इसी पार्ट में। NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी आगे चर्चा करेंगे इसी पार्ट में। आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, भी इसका उपयोग किया जाता है, आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, एक मिनट की दूसरा है 37 मिनट ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ओके स्टूडेंट, अगला रसायन पढ़ते हैं अपन। सेकंड नंबर डाल दीजिए आप लोग, NaOH, NaOH। ठीक है, आप लोग घड़ी डालें, NaOH ब्रैकेट में लिख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग ब्रैकेट में लिख लें, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, NaOH इसके बारे में पहले समझते हैं, आप लोग सिर्फ समझिए, आप लोग सिर्फ समझिए। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो पेपरों में पूछता है, एक और बात वो पेपरों में पूछता है, इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम, साधारण भाषा में से कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कास्टिक सोडा कहते हैं, साधारण भाषा में से कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक नाम ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र ये हो गया NaOH, और साधारण नाम क्या हो गया? कास्टिक सोडा। ठीक है ना, अब करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं, निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या निर्माण कैसे करते हैं? जो नमक का जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपवर्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे देखो, ये नमक का जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है बच्चों? नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब इस जल में नमक घुला हुआ है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, NaCl क्या है? एक ही, NaCl क्या है? एक ही, जल में क्या घुला हुआ है? नमक। अब इसका वैद्युत अपघटन हमको करवाना है। वैद्युत अपघटन कराने का मतलब है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करानी है। एक यहाँ पे छड़ लेते हैं,
लोहे की छड़ ले लो या कॉपर की छड़ लेते हैं, इसमें एक छड़ यहाँ पे लेते हैं, इन दोनों छड़ों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। कुंजी मतलब प्लग, इसको चटकनी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो क्या होता है, इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। Na+ यहाँ पे है, Cl- यहाँ पे, क्योंकि नमक का जलीय विलयन है, नमक जल में टूट जाता है। Na+ यहाँ पर है और Cl- यहाँ पे है। ये वाला तो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन लोहे की छड़ों को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। इन लोहे की छड़ों को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? एनोड। ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा है? ऋणात्मक, इसको कहेंगे अपन कैथोड। इसको क्या कहेंगे अपन? कैथोड। इसको क्या कहते हैं अपन? कैथोड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जो Cl- है, ये धनायन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि इसमें माइनस है। माइनस किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्लस की तरफ, तो ये यहाँ पे आकर्षित होगी, ठीक है ना। अब जो जल जो है, इसमें जल भी है, जल भी H और OH के रूप में टूट जाता है। जल भी H+ और OH- के रूप में टूट जाता है, ठीक है। जल भी H+ OH- के रूप में टूट जाता है। यहाँ पे Na+ का है, OH- का है, तो NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। ये हमको कैथोड पर प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है? कैथोड पर NaOH प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन जो है माइनस की तरफ आकर्षित होता है, हाइड्रोजन प्लस है ना, इस वजह से माइनस इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा देखो। जलीय विलयन है नमक का, नमक Na+ और Cl- के रूप में इसमें पाया जाएगा। अब इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी, दो इलेक्ट्रोड लगा दी, लोहे की छड़ लगा दी या कॉपर की छड़ लगा दी, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस हमको एनोड पर प्राप्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमको क्या पर प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। ऐसे प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इस विधि को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की इस विधि को क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। तो नमक इस प्रकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो निर्माण की विधि आप लोग हेडिंग डालें और लिखें। निर्माण की विधि आप लोग हेडिंग डालें और लिखें। लिखें, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड मतलब माइनस, एनोड इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड क्या होता है? लोहे की या कॉपर की छड़ होती है, उसको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड होता है माइनस वाला और जो धनात्मक होता है प्लस वाला क्या होता है? कैथोड होता है। तो एनोड मतलब माइनस, इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस कोष्टक में लिखेंगे Cl2, कोष्टक में क्या लिखेंगे? Cl2 तथा कैथोड ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, इलेक्ट्रोड पर कैथोड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस ब्रैकेट में लिखेंगे H2 एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखेंगे NaOH प्राप्त होता है इस विधि को ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। आप लोग यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लीजिए, छोटा सा यहाँ पे आपने क्या करना, चित्र बनाना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये वाला भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया, कुंजी लगा ये ऋणात्मक छोटा वाला जो होता है, बैटरी में जो छोटा वाला चिन्ह होता है वो ऋणात्मक को प्रदर्शित करता है, जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव छोर को प्रदर्शित करता है, ये पॉजिटिव। इसको कहेंगे अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव होता है। आप क्या करना है, यहाँ पे एनोड को प्लस करना है, कैथोड को माइनस करना है, ठीक है गाइस। बच्चों आप लोग ध्यान करना, आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए एनोड के कोष्टक में जो आपने करवाया था माइनस, उसको प्लस करना है, और कैथोड के कोष्टक में जो प्लस करवाया था उसको क्या करना, माइनस करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला धनात्मक इलेक्ट्रॉन हो गया, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको कहेंगे अपन क्या, एनोड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे कैथोड कहेंगे, कैथोड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है, नमक का जलीय विलयन है, यहाँ पे लिख देंगे अपन नमक का जलीय विलयन, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। नमक का जलीय विलयन लिख दिया। अब ध्यान दो, Na+ और Cl- के रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नोटिस करना है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं बच्चों, क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में टोटल हुआ क्या, उसको आप लोग एक समीकरण के रूप में लिख लीजिए। हमने क्या किया, नमक का जलीय विलयन लिया, एक ही क्यों लगाया है, जल में किसको मिला दिया, नमक को मिला दिया। एक ही क्यों लगाया है, जल में किसको मिला दिया, नमक को मिला दिया। अब हमने इसका वैद्युत अपघटन कर दिया, क्या कर दिया, वैद्युत अपघटन इसका कर दिया, ठीक है ना। हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, NaOH प्राप्त होगा। ये वाली गैस है, ये कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों हमको कहाँ प्राप्त होंगे, ये हमको कैथोड पर प्राप्त होंगे, कहाँ प्राप्त होंगे, कैथोड पर प्राप्त होंगे। आप लोग नोट कीजिए। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, निर्माण की विधि पढ़ ली। आगे अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणधर्म क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो जो गुणधर्म के बारे में, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, ठीक है ना बच्चों। श्वेत होता है, चिकना होता है, और कैसा होता है, ठोस होता है। इसका गलनांक कोई 500 कितने केल्विन होता है, 500 कितने टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या द्रव अवस्था में परिवर्तन है, ठीक है ना। गलनांक की बात करें, जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में विलय होकर क्या होता है, जैसे जल में इसको मिलाया Na+ और OH- के रूप में टूट जाएगा, ठीक है, जल में विलय होता है, ठीक है। अच्छा, यह प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार किन्हें कहते हैं, क्षार ये क्यों है, क्योंकि इसमें OH है, जल में इसको विलय किया तो इसने इसमें कितने OH आयन है, इसके पास कितने OH आयन है, एक OH आयन है, इसने अपना एक OH आयन दे दिया, मतलब जल में पूर्ण रूप से यह आयनित हो गया, ठीक है। जल में पूर्ण रूप से आयनित हुआ है, इसलिए क्या है, ये क्या है, यह एक प्रबल क्षार है।
ठीक है ना, प्रबल क्षार है। अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में Na+ और OH- के रूप में ये पाया जाता है। जल में मिला देंगे, विलय कर देंगे तो Na+ OH के रूप में होता है। अतः यह क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। इसका उपयोग प्रबल विद्युत अपघट्य में भी करते हैं, सैलो बैटरियों में इसका भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके क्रिस्टल क्या होते हैं, प्रस्वेद होते हैं। क्या होते हैं, प्रस्वेद क्रिस्टल होते हैं, स्वेद होते हैं इसके, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको नोट कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन इसके उपयोगों के बारे में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं उपयोगों के बारे में। NaOH के उपयोग क्या हैं, NaOH के उपयोग क्या है, देखो। कागज उद्योग हो गया, सिल्क उद्योग हो गया, ठीक है ना। कागज उद्योग हो गया, सिल्क उद्योग हो गया, ठीक है। और अन्य रसायन, अन्य भी रसायन हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारे रसायन हैं, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसका उपयोग जो होता है बॉक्साइट के धातु क्रम में किया जाता है। बॉक्साइट के धातु क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देंगे, 5 स्टार। बॉक्साइट के धातु क्रम में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगली बात, पेट्रोलियम के शोधन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगली बात, पेट्रोलियम के शोधन में हो गया। अगली बात क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है क्षार की तरह, ठीक है। प्रयोगशाला में रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में होती है, उनमें अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगली बात है, वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। बच्चों सिंपल उपयोग है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप लोग लिखें उपयोग, लिखें आप लोग इसके उपयोग लिखें। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग एवं अन्य रसायनों के निर्माण में, एवं अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट के धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है। धातु कर्म का क्या मतलब होता है, बॉक्साइट जो खनिज होता है वो खनन के द्वारा निकलता है, खनन के द्वारा निकलता है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। बॉक्साइट जो खनिज होता है उसको खनन के द्वारा निकालते हैं, इसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। उन अशुद्धियों को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं, मतलब बॉक्साइट के धातु कर्म में, ठीक है। इसको निष्कर्ष करना। अगला प्रश्न, वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में। अगली बात, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। आप इन पॉइंटों को बता रहे हैं, नोट करें और घर पे ध्यान से पढ़ें। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है ना। घर वालों ने आपको मोबाइल की व्यवस्था अच्छी करा रखी है तो मोबाइल का मिसयूज ना करें, ठीक है ना।